नमस्कार, वेलकम टू एग्जामसार। मैं हूं रंजीत सिंह और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे और उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन को भी देखेंगे ताकि उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ऑप्शन 1 है अद्वैतवाद शंकराचार्य, ऑप्शन 2 है विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, ऑप्शन 3 है द्वैतवाद रामानुजाचार्य, ऑप्शन 4 है द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। तो ये है द्वैताद्वैतवाद, अद्वैतवाद नहीं है, ये द्वैताद्वैतवाद है निम्बकाचार्य। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो द्वैतवाद शंकराचार्य से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य से संबंधित है, ये भी सही है। और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन द्वैतवाद जो है वो रामानुजाचार्य से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो ये मध्यवाचार्य से संबंधित है, मध्यवाचार्य। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि रामानुजाचार्य से संबंधित कौन सा है? तो विशिष्टाद्वैतवाद है। और द्वैतवाद किससे संबंधित है? तो ये मध्यवाचार्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? ऑप्शन 1 है डचों से, ऑप्शन 2 फ्रांसीसियों से, ऑप्शन 3 पुर्तगालियों से, ऑप्शन 4 डैनिशों से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यानी EIC ने मुंबई किससे लिया था? तो ये इन्होंने लिया था पुर्तगालियों से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। तो 1661 में और जो इंग्लैंड के सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह हुआ था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से, और पुर्तगाल की ओर से ही जो मुंबई है या बम्बई इनको मिला था दहेज में, और जिसे इन्होंने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया किराए पे, और उसके बदले ये 10 पाउंड जो है वो 1 साल के लिए लेते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने इसको लीज पे दे दिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो इन्होंने लिया था पुर्तगालियों से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सैडलर आयोग संबंधित था। ऑप्शन 1 न्यायपालिका से, ऑप्शन 2 शिक्षा से, ऑप्शन 3 पुलिस प्रशासन से, ऑप्शन 4 राजस्व से। तो सैडलर आयोग जो है ये शिक्षा से संबंधित था। 1917 में इसका गठन किया गया सैडलर आयोग का, और ये सैडलर जो हैं ये जो हैं वो ब्रिटेन में ही एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम है लीड्स विश्वविद्यालय, उसके उपकुलपति थे जिनका नाम था M.E. सैडलर। उनके नाम से इस आयोग का नाम जो है वो सैडलर आयोग हुआ। और इसका काम क्या था? तो इनको कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में अपनी रिपोर्ट इनको सौंपनी थी, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अगर आप विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं तो आपको माध्यमिक शिक्षा में सुधार करना पड़ेगा। तो सैडलर आयोग जो है वो शिक्षा से संबंधित है, और कलकत्ता विश्वविद्यालय पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और ये 1917 में ये आयोग जो है वो बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन 1 लॉर्ड मैकॉले, ऑप्शन 2 चार्ल्स बोर्ड, ऑप्शन 3 J.S. मिल, ऑप्शन 4 कॉर्नवालिस। तो भारत की एजुकेशन पॉलिसी में फिल्ट्रेशन थ्योरी से कौन संबंधित है? तो फिल्ट्रेशन थ्योरी से संबंधित है लॉर्ड मैकॉले। देखिए इस थ्योरी को समझ लीजिए, ये थ्योरी थी क्या? तो इस थ्योरी में कहा गया था कि सरकार के पास यानी ब्रिटिश सरकार के पास इतने संसाधन तो है नहीं, संसाधन सीमित हैं, और इससे पूरी जनता को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती, तो हम सिर्फ समाज के उच्च वर्ग को शिक्षा प्रदान करेंगे, और उससे जो शिक्षा जो है वह नीचे जो फिल्टर होकर नीचे तक पहुंच जाएगी। यही था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, और इसके प्रतिपादक थे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला समाचार पत्र था। तो ऑप्शन 1 है बंगाल गजट, ऑप्शन 2 है हिंदुस्तान टाइम्स, ऑप्शन 3 है द हिंदू, ऑप्शन 4 है संवाद कौमुदी।
तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था बंगाल गजट, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। तो बंगाल गजट की शुरुआत 1780 में हुई थी और किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी J.K. हिक्की ने, और हिक्की ने सरकार की आलोचना की और इसके कारण इनको सजा भी भुगतनी पड़ी। और उसके बाद फिर हिक्की के इस प्रेस को जो है वो जब्त कर लिया गया था, और ये जो बंगाल गजट है समाचार पत्र, ये बाद में बंद हो गया। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट था, जिसकी शुरुआत जो है वो 1780 में J.K. हिक्की ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ऑप्शन 1 है लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन 2 लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन 3 लॉर्ड रिपन ने, ऑप्शन 4 लॉर्ड मिंटो ने। तो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, ये पूछा गया है। तो ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। और कब किया था? तो ये 1882 में किया गया था, जो कि आया कब था? ये एक्ट आया था 1878 में। चलिए थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। तो 1878 में इसको किसके द्वारा पारित किया गया था? तो इसको पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा, यानी ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने इसको पारित किया था 1878 में। क्या था इसमें? तो इसमें अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बीच, वर्नाकुलर का मतलब ही होता है लोकल लैंग्वेजेस या क्षेत्रीय भाषाएं, तो इनके बीच में भेदभाव किया गया था। और इसमें जो जिला मजिस्ट्रेट होता था उसके पास ये अधिकार होता था कि वो उनसे पहले ही बॉन्ड भरवा लेता था कि अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक सामग्री छापी तो आपकी प्रेस बंद कर दी जाएगी। ठीक है जी। और फिर उसको 1882 में जो है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन 1 है एनी बेसेंट, ऑप्शन 2 है इंदिरा गांधी, ऑप्शन 3 है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन 4 है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, ये आपको ये भी ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। तो 1925 में आईएनसी का, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर में, वहीं पे इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी सरोजिनी नायडू ने। और 1925 में प्रथम भारतीय महिला थी ये अध्यक्षता करने वाली या फिर अध्यक्ष होने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस की महिला। इससे पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी, लेकिन प्रथम महिला भारतीय कौन थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी। ठीक है जी। और ये प्रख्यात कवयित्री हैं और राष्ट्रवादी नेत्री थी। और ये इनको एक चीज़ का और गौरव हासिल है, और वो है 1947 से 1948 के बीच में ये जो हैं वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं, 1947 से 1948 तक। और ये किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर हैं। और ये भी पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर, तब भी सरोजिनी नायडू हैं। यानी इतने सारे तथ्य इनसे संबंधित आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन 1 बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन 3 ऊधम सिंह, ऑप्शन 4 गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा उग्रपंथी या गर्मपंथी नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल वाले हैं, मदन लाल ढींगरा ये भी गरम दल वाले हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो ये नरम दल वाले हैं, और ऊधम सिंह भी कौन से दल वाले हैं? तो ऊधम सिंह भी जो हैं वो गरम दल वाले हैं, यानी उग्रपंथी हैं। तो इनमें से कौन नहीं है? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो नरम दल वाले हैं, यानी उदारवादी नेता थे, ये उदारवादी। ठीक है जी। और गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो M.K. गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो नरमपंथी नेताओं में कौन कौन है? तो दिनसा वाचा हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये जो नेता हैं ये नरमपंथी हैं या उदारवादी नेता हैं।
दूसरे हैं गर्मपंथी, इनमें कौन है तो लाल बाल पाल आप याद रख सकते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पॉल। ऊधम सिंह भी गर्मपंथी और नेता थे, यानी गर्म दल की ओर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने कहा या कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो ऑप्शन 1 है सरदार पटेल, ऑप्शन 2 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 है लाला लाजपत राय। तो किसने कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य या साध्य की ओर नहीं ले जा सकते? तो इस मामले में गांधी जी का बार बार नाम आता है कि साधन और साध्य दोनों ही पवित्र होने चाहिए, क्योंकि कभी भी गलत जो साधन है वो हमें सही साध्य की ओर कभी नहीं ले जा सकते। तो ये कहा करते थे महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। गांधी जी कहते थे कि साधन और साध्य जो है वो दोनों ही पवित्र होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन 1 जुलाई 1942 में, ऑप्शन 2 अगस्त 1942 में, ऑप्शन 3 सितंबर 1942 में, ऑप्शन 4 अक्टूबर 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, ये याद आपको रहता है, कई बार एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महीना भी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो अगस्त 1942 में हुई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट है। तो 7 अगस्त को ग्वालियर टंक जो मुंबई में है मैदान में कांग्रेस की बैठक हुई थी, और वहाँ पे एक वर्धा प्रस्ताव आया जिसे भारत छोड़ो प्रस्ताव भी कहते हैं, और 8 अगस्त को ये पारित हो गया वर्धा प्रस्ताव, यह भारत छोड़ो प्रस्ताव। 9 अगस्त से प्रारंभ हो गया भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अगस्त में इसकी शुरुआत हुई है और 9 अगस्त से शुरुआत हो गई है भारत छोड़ो आंदोलन की। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। तो जब ये आंदोलन शुरू हो गया तो गांधी और जो शीर्ष नेता थे उनको शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और ब्रिटेन सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था जीरो आर, यानी आर का मतलब घंटा। तो जीरो आर के तहत ये जो शीर्ष नेता थे इसके भारत छोड़ो आंदोलन के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसके बाद ये जो आंदोलन है वो स्वतः स्फूर्त हो गया, यानी खुद ही इसने कमान संभाल ली और दूसरे लोगों ने अपने अपने तरीके से इस पर अपना योगदान दिया। जैसे ऊषा मेहता हैं, इन्होंने भूमिगत तरीके से रेडियो पे प्रशासन किया, और भी कई सारे नेता हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से इसमें योगदान दिया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।